नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हर रोज की तरह आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं यूपी की बड़ी खबरों के साथ, क्योंकि यूपी में अभी जो बड़ा मुद्दा है वो एनकाउंटर का है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सुल्तानपुर का डकैती कांड बहुत ज़्यादा फेमस कांड है। ये जिसमें करोड़ों रुपए की डकैती पड़ी और उसके बाद जिस तरह से इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मुख्य आरोपी का सरेंडर, मंगेश यादव का इनकाउंटर और मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद तकरीबन 20 से 21 दिन बाद उत्तर प्रदेश में एक और इनकाउंटर होता है और जिसका इनकाउंटर होता है वह भी सुल्तानपुर की डकैती कांड का आरोपी है। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदलता है। बदलता क्या है? इस बार हर हर जगह इस बार आरोपी बदल जाता है, आरोपी की जाति बदल जाती है और इस तरह से आरोपी पे जो जात बदली गई और इनकाउंटर होता है, इस पर सवाल तो होना लाजमी है, क्योंकि लोकेशन उन्नाव में मिली और उन्नाव पुलिस और एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। अनुज प्रताप सिंह ने फायरिंग शुरू की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की तो गोली सीधे अनुज प्रताप सिंह के सिर पर लगी, ना पैर पर लगी, ना पीठ पर और ना पेट पर, सीधे सर पर सटीक निशाना पुलिस ने लगाया। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से अगर जवाबी कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाना सिर पे कोई नहीं मार सकता, कहीं पैर में लगेगी, पीठ पे लगेगी, कहीं भी तो लगनी चाहिए। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं और बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इनकाउंटर अगर इनकाउंटर मंगेश यादव का होता है, उसके बाद तुरंत 20-21 दिन के बाद जब अखिलेश यादव, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगते हैं कि यादवों का इनकाउंटर योगी सरकार कर रही है और उसके बाद 20-21 दिन बाद अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो जाता है, तो एक बड़ा सवाल तो उठना लाजमी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे इस खास चर्चा पर मौजूद है राजनीति विश्लेषक नीरज जैन सर। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये जो सवाल उठ रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सुष्मिता जी, पहली बात तो यह है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, लेकिन हम इधर 6-7 वर्षों से देख रहे हैं कि अब जो है और ये जो क्रिमिनल्स है इनको भी जात के आधार पर इनके साथ अन्याय हो रहा है। आप ये देखें या पूरा प्रदेश देश देखे, जिस प्रकार से जो है इनकाउंटर हो रहे हैं वो कुछ कुछ चुने हुए सेक्टर्स के हो रहे हैं। अपराधियों के कम हो रहे हैं, अपराधी तो है लेकिन वो चुन चुन करके कुछ जातियों के ही कर रहे हैं। हम नहीं समझते, जो सरकार है, सरकार पूरे प्रदेश की संरक्षक है, रक्षा करती है और सरकार के लिए अपराधी अपराधी होना चाहिए, जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। सुल्तानपुर डकैती कांड में जिस तरह से मंगेश यादव का किया गया एनकाउंटर, इससे पहले भी तमाम यादव और ब्राह्मणों के ही एनकाउंटर हुए हैं, बहुत गौर की बात कर रहा हूं, और या मुस्लिम के हुए। आखिर क्यों ऐसी चीजों को जब पूरे सवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाए और तमाम इस तरह के लोग जब उठाते चले गए प्रश्न, तब जाकर के कहीं ऐसा हुआ, सरकार ने जब अपनी वजीहत होते देखा तो उसने कहा कि ऐसा है कि इसके अंदर कुछ और भी करो। और ये जो एनकाउंटर हुआ है ये एक बिल्कुल प्लान्ड वे में प्रोजेक्टेड है और ये पकड़ करके ला करके उसको मारा गया लग रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि एनकाउंटर मतलब जिसको हम 1 आईपीसी की धारा 106 के तहत कहते हैं कि पर्सनल डिफेंस या प्रॉपर्टी डिफेंस में जब हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाते हैं तो ये सेल्फ डिफेंस भी नहीं है और ये एनकाउंटर में नहीं है, तो सीधे सीधे पुलिस की गुंडागर्दी है, उठा के उसको गोली मारी गई अनुज प्रताप की। और ये सरकार ने अपना पल्ला साफ करने, अपने आप को साफ दामन दिखाने के लिए ये कार्य किया है। लेकिन ये जो सवाल उठाया जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले सवाल उठाया था, आपको उनका ये बयान सुनाते हैं पहले। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का, और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर,
या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर, ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी एनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित है, उसने कहा कि 18,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 एनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कंजौर के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फर्रुखाबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर जी। तो सर, आपने सुना अखिलेश यादव का बयान, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं और इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये जो सारे इनकाउंटर किए जा रहे हैं योगी सरकार की पुलिस की तरफ से, क्या वास्तव में ये फर्जी है? देखिए, एकदम से हम इसको पॉलिटिकली नहीं कह सकते हैं, और ना है। देखिए, अखिलेश यादव जी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस वक्त आप समझिए इस उत्तर प्रदेश का ये यूथ आइकॉन है और मास का ये लीडर है, यंग जनरेशन का लीडर है। तो इसको ऐसे नहीं कह। हाँ, ये बात सही है कि जो हाफ एनकाउंटर टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियर कट दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस चीज को दिया है। एनसीआरबी जो आंकड़े कह रहा है, ये जो अभी अखिलेश जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में सुरक्षित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। लेकिन ये जो एनकाउंटर में एक चीज गौर कीजिए, वो तो अपराधी के ही रहे हैं, किसी सामान्य आदमी के तो नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन एनकाउंटर के तरीके गलत है। एनकाउंटर ये पॉलिटिकली हो रहे हैं क्योंकि अभी एकदम से एक ओबीसी सेक्टर इस सरकार के जो 10 चुनाव होने, उपचुनाव, देखिए ये उपचुनावों को लेकर पूरी रस्साकसी हो रही है। जब होता है एनकाउंटर तो देखिए कहीं ना कहीं विधानसभा के, लोकसभा के या बाई इलेक्शन हो रहे हो तो उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि पूरा ओबीसी सेक्टर उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा की उपचुनाव सीटों से नाराज ना हो जाए, उसके लिए ये भी एनकाउंटर किया गया। आप देख लीजिए। नहीं, आप अपराधी है तो पहली चीज हमने तब शुरुआत में ही कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी को मारा जाता है तो कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन अगर आप एक सेक्टर को, एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक अपोजिशन के ही लोगों के उसको अगर लेकर के करते हैं तो ये गलत है। दूसरा, क्या पुलिस के इनकाउंटर से आप अपराध कम कर दे रहे हैं? अभी आप देखिए कि किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है। अभी ये जो एक लड़का पकड़ा गया है, देखिए वो एमपीएल और पीएचडी और एमबीए है, अभी बिहार में कांड किया। आप ये जान लीजिए कि आप सरकार क्या कर रही है, एनकाउंटर करके, इस प्रकार के चीजों को करके मुख्य धारा से, जो युवा की मुख्य धारा है, युवा के मुद्दों की मुख्य धारा, उससे लोगों को भटका रही है। अभी देखिए, कल होना है पुरानी पेंशन पे पूरे प्रदेश का एक बहुत बड़ा घेराव होना है, आप जान रही हैं। उससे भी इसको भटकाना रहा। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए इन सब चीजों को किया जा रहा है। देखिए, अपराधी के साथ न्याय करने के लिए सरकार ठोकों की नीति नहीं अपना सकती। आपका कानून व्यवस्था क्या है, फोर्थ पिलर क्या कर रहा है, इसका मतलब आप उसको, कानून को खत्म कर दीजिए। अगर तीसरा खंबा, चौथा खंबा, 2 खत्म हो जाएंगे तो फिर रह कहां गया? कहीं आपका संविधान रह गया, कोई अधिकार रह गया, कोई सुरक्षित रह गया? ये तो किसी को भी उठा के आप ले जाके मार दीजिए। तो प्रश्न तो उठता ही है। आखिर सुल्तानपुर डकैती के इतने दिनों के बाद मंगेश यादव की
इनकाउंटर जिसे कह रहे हैं, मैं उसको हत्या बोलता हूं, आज भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वेदर ही वाज इन्वॉल्व और नॉट। उसके परिवार वाले बोल रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं राजनीतिक दलों को इस प्रकार के स्थानों पर जा करके और खुद ये सारी चीजें करनी चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए कि वास्तविकता है क्या। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज जो केंद्र सरकार में बड़े मंत्री हैं जयंत चौधरी, और उन्हीं की सरकार ने आज सवाल उठा दिया है। आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। प्रक्रिया है, उसमें जांच होती है, और जब तक कोई अपराध की जांच ना हो जाए, राजनीतिक लोगों को थोड़ा सहम के बात करनी चाहिए, बच के बात करनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी के कई नेता अभी और मैं तो चाहता हूँ यूपी पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि गोली चलाने की जरूरत ही ना हो, यूपी इतना डर हो वर्दी का कि हमारे अपराधी तो धराशायी हो ही जाए सारे, इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े। तो सर, सुना आपने कि उनका कहना है कि इनकाउंटर करने की जरूरत ही ना पड़े अगर हमारी पुलिस इतनी सक्षम हो जाए। जी जी, देखिए सस्मिता जी, यही मैंने अभी से यही कहा, जो मैंने कहा वो तो मैंने बयान तो सुना नहीं उन्होंने कि उसकी जांच होनी चाहिए, वहां जाए और तब जाकर के कार्य करें। देखिए कल ही जो है एक महेश चंद्र पूर्व डीजीपी है, उनका बयान भी चल रहा था, एक उस पे कुमार सौवीर जो है उस पर इसी चीज पे लेके कर रहे थे। पुलिस जो है आज जो है निशाना लगाने में फिसलती है, तो अब आप उठा करके ले जाके मार देते हैं। मेरा मतलब यह है कि पुलिस की दहशत होनी चाहिए, अपराधी अपराध करने से कांपे। ये डायलॉग तो मुख्यमंत्री मारते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। अब आप जानिए, ये जो जयंत चौधरी ने कहा, इनकी सरकार के इनके जितने दल हैं, एनडीए में बैठे 37-38 दल हैं, सभी इस बात से पीड़ित है कि ऐसा क्या हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का क्राइम आपने, और मुख्यमंत्री की मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम, सो संगठित अपराध, तो उस पर तो लागू पाया, लगाम लगाई है, काबू पाया। लेकिन आप ये जान लीजिए कि क्राइम को ओवरऑल रोकने में वो असमर्थ हैं। बिना नागा क्राइम की हद जान लीजिए कि पुलिस तक इन्वॉल्व होकर के सारे कांड कर रही है। कल ही एक सिपाही जो है उसमें पकड़ा गया। हर कांड में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पुलिस भी इन्वॉल्व हो रही है। तो पुलिस को भी अपने चरित्र को सुधार करना पड़ेगा, और इस पर वास्तव में ये कानून इससे सुधरना नहीं है कि आप एनकाउंटर करके किसी को उठा के मार देंगे, उससे आप दहशत फैला के। दहशत का राज कभी भी लंबा नहीं रहा है, न रह पाएगा। अगर दहशत का लंबा राज होता तो हम लोग जो है आजादी न हुए थे। हम लोग अहिंसा के रास्ते से गांधी के पथ पर चलने के बाद हम लोग आजाद हुए हैं, और आज भी उसी की जरूरत है। डेमोक्रेसी पूरी तरह से यहाँ नहीं लागू नहीं है, और डेमोक्रेसी न लागू होते हुए यहाँ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से चल रही है सरकार। एक मतलब तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है, जिसको चाहे उठा के मार देगी। हम तो कह रहे थे एनकाउंटर बनारस के जो 3 लोगों थे जिन्होंने लड़कियों का साथ अत्याचार किया था, उन तीनों को चाहिए। बलात्कारियों का एनकाउंटर करो ना, क्यों नहीं कर रही पुलिस? क्यों शांत बैठी है? हाथरस की पीड़िता जो थी उसके आरोपियों को एनकाउंटर करो, उनको छोड़ रही है। तो ये है क्या? आखिर आप कौन सी सरकार चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश को किधर ले जा रहे हैं? तो इससे विकास नहीं होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे तो विकास नहीं होगा। लेकिन कल एक और बड़ी खबर आई है कंगना रनौत को लेकर, क्योंकि कंगना रनौत के बयान से ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ले लिया है भाजपा की भद्द पिटवाने का। उन्होंने बयान दिया कि पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि 2014 के बाद आजादी मिली, उससे वो जमकर ट्रोल हुई। फिर सांसद बनने के बाद किसान आंदोलन को लेकर ऐसा बयान दिया कि अगला भाजपा आला कमान ने उन्हें समझाना पड़ा, और खुद जेपी नड्डा ने कहा बचकर बोलो। लेकिन कंगना रनौत है कि मानती नहीं। सिर पर हरियाणा विधानसभा चुनाव है और वो बयानों के बाउंसर फेंक रही हैं। अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है, इस पर बवाल मच चुका है। वो बयान क्या है? हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी है, उसका भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या बयान दिया जिस पर बवाल मचा है, आप ये वीडियो देखिए। वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे
जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। किसान देखा सर आपने, उनका कहना है कि किसान के जो बिल है वो वापस फिर मांगे, जो कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग कर वापस लिए थे। लेकिन ये एक सांसद होके ऐसी बात बोल रही है, और हरियाणा में चुनाव भी है। इस पर क्या लगता है कि हरियाणा के चुनाव में कुछ ना कुछ नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए सुष्मिता जी, मैं बिल्कुल विनम्र अनुरोध के साथ आपसे एक बात कहूंगा कि मैं महिलाओं के इश्यूज पे एक तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ, और दूसरा कंगना रनौत जो है वो सांसद है, वो भाजपा की सांसद है। भाजपा को, उनके संगठन को, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनके ऊपर लगाम लगाएं, पहला। दूसरा, वो है तो एक कलाकार ही ना। कलाकार की भूमिका आप जानते हैं लोग क्या करते हैं, ये कहीं माँ बनते हैं, कहीं बहन बनते हैं, कहीं बेटी बनते हैं, कहीं बीवी बनते हैं, कहीं ये कैप्ट बन जाते हैं, और कहीं पर ये जो है बहुत गंदे गंदे रोलों में चली आती हैं। तो इनकी चीजों को हम इसको सीरियस नहीं लेते। हाँ, चूंकि तमाम राज्यों के चुनाव बिल्कुल लगे हुए हैं, उससे ये है कि देखिए किसानों के साथ तो इन्होंने जो बोला है ये बहुत गलत बोला है, और इसका खामियाजा जो है भुगतना तो पड़ेगा भाजपा को, ये तो सही है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, क्या हम इन कलाकारों को, इनको हम इलेक्शन में टिकट क्यों देते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लोग? इनकी क्या हैसियत? आप इनको जब चाहे तो आप वीडियो पे देख लीजिए, आप इनको टिकट देकर, इनकी हैसियत बहुत ज्यादा 180 रुपए से 200 रुपए होती है एक टिकट में। आप इनको जिस चाहे जिस रूप में देख लीजिए। तो इनको सीरियसली लेना मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पहली चीज तो इस प्रकार के सिने कलाकारों को, सिने तारकों को टिकट ही नहीं देना चाहिए। आपके पास 12 ऐसे राज्यसभा सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, उनमें इनको लेके आइए, इनका रिप्रेजेंटेशन। ये क्या करते हैं? हेमा मालिनी जी सांसद है, कई बार की सांसद है मथुरा से, एक धर्म नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी। क्या किया है उन्होंने, उस पर देख लीजिए। एक टंकी बनी, गिर गई, लोग उसमें किस तरह से स्थितियां हो गई। तो इनका जो है ये सिर्फ अपना विकास और अपनी बातों को रख करके अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं। कंगना रनौत का 2014 में देश आजाद हुआ, अब इनसे क्या कहा जाए? इनको बताया जाए अगर 2014 में देश आजाद हुआ तो 75वां कैसे अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है? बहुत ऐसी चीजें, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बाकी ये है कि देखिए, अगर ये लोग ज्ञानी होते तो सांसद नहीं बनते। हम तो इसमें बहुत बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग भी सांसद बनना नहीं चाहिए। अब ये कंगना रनौत जी बहुत ज्ञानी है, तो इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इनके बयान ने आग तो लगाई दी है, और ये बयान क्योंकि अभी तक उस तरफ से, संगठन की तरफ से या पार्टी की तरफ से इस बयान के खिलाफ कुछ नहीं आया, इसलिए माना जाएगा कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये लोग इशारा कर रहे हैं। कहते नहीं बच्चों से, माता पिता कहते हैं शांत रहो शांत रहो, छोटे बच्चे कहते हैं ईंटा मारिया उसके यहाँ। तो इस प्रकार की एक्ट्स हो रहे हैं जो वास्तव में नजरअंदाज ही करना चाहिए, इसमें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। चलिए, मैंने अपने दर्शकों को बोला था कि उनकी वीडियो दिखाएंगे, हालांकि उन्होंने माफी मांगी, तो वो वीडियो भी दिखा दूंगी मैं। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स के कुछ सवाल किए, और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स। तो सुना सर आपने, उन्होंने कहा कि मुझे अगर किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो माफी भी मांग रही हैं। बाकायदा उन्होंने माफी मांगी, वीडियो जारी किया, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से इनके बयान पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, किसी का ऑफिशियली बयान नहीं आया। लेकिन सर सवाल तो उठता है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, केंद्र में, राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, अभी आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखिलेश यादव को माफिया और क्या क्या नहीं बोला गया, बहुत सारी चीजें बोली गई।
तो क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, हम लोग तो चूंकि हम शिक्षक हैं और पेशेवर शिक्षक रहे, विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, और हमारा ये मानना है कि मुख्यमंत्री ताकतवर होता है, उसको अभिमान हो चुका है, अहंकार हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा ऐसे नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि इन मुख्यमंत्री की जो है मानसिकता कहीं ना कहीं आपराधिक की है। अपराध की मानसिकता इसलिए लगती है कि 2011 में संभवतः ये लोकसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि मुझको बचा लिया, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। अब देख लीजिए, वो मतलब लिटरली ही वाज क्राइंग, लोकसभा में रो रहे थे। उसके बाद हरिओम एक DIS है जिन्होंने इनको उठा करके जेल भेजा था। इसका ये देखिए, कहीं से ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। मुख्यमंत्री की भाषा बहुत संयमित और संशोधित होनी चाहिए। जिस प्रकार से इनके बयान आते हैं और बयाबर रैलियों में देते हैं, मैंने गर्मी निकाल दी, ये कर दी, ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ये एक अपराधिक की भाषा हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री, बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन यह है कि ठीक है, मुख्यमंत्री तो है, प्रश्न आएगा तो हमको बताना ही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं। हम योगी तो लगाते नहीं, जो सत्ता में बैठता है, सत्ता का सुभोक्ता, वो योगी नहीं होता है। पता नहीं लोग क्यों योगी योगी कहते हैं। हो गए, मठ में बैठिए ना, खाली कपड़ा पहनने से आप योगी हो गए? आपकी भाषा देखिए, हम तो कह देंगे एक आतताई की भाषा है। आप दहशत फैला रहे पूरे प्रदेश की जनता में, इसको ठोक देंगे, इसको ठोक देंगे, इसको ठोक देंगे, ये गर्मी निकाल दी, ये माफिया। मतलब आप ही एक बहुत बड़े देवता हैं, बाकी पूरे प्रदेश की जनता माफिया है। आप किसी भी नेता को करें, अखिलेश यादव मैं समझता हूं उसका अपराध से कभी जिंदगी में कोई वास्ता ही नहीं रहा हुआ है। एक खिलाड़ी है, उसको तो हमने फुटबॉल खेलते हुए देखा, हमारे तो खैर बहुत अनुज है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोग को इस तरह से माफिया बोलना, उनका समर्थन बोलना, ये बड़ी गंदी भाषा है। ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं, और भाजपा को आने वाले समय में इसका नुकसान तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर, बहुत सही बात की आपने, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए यहाँ पे टाइम निकालकर। तो ये थी यूपी की तमाम जो बड़ी खबरें थी, उन पर हमने चर्चा की, और जो जो चर्चा की वो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।